दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सच में बहुत स्पेशल है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोग एंशिएंट इंडिया के उस फेज में जा रहे हैं जहां एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ था। आज का हमारा विषय है हर्षवर्धना का युग। हाँ, द एज ऑफ हर्षवर्धना। ये एक ऐसा सफर है जो हमें प्राचीन भारत के गौरव से लेकर मध्यकालीन भारत की शुरुआत तक ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पहली स्लाइड में देखें तो एक टूटा हुआ सुनहरा ताज यानी ब्रोकन गोल्डन क्राउन दिख रहा है भारत के नक्शे के ऊपर। हाँ, और ये जो टूटा हुआ ताज है ना, वो दरअसल गुप्ता साम्राज्य के पतन को दर्शाता है। मतलब उनके बाद उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या सत्ता की शून्यता आ गई थी। जैसे वो म्यूजिकल चेस का गेम होता है, उस जैसी हालत। बिल्कुल वैसे ही। मतलब सबसे बड़ी कुर्सी खाली है और हर कोई उस पर बैठना चाहता है। एग्जैक्टली और इसी खाली जगह को भरा पुष्यभूति वंश ने, जिनको हम वर्धन वंश भी कहते हैं, इन्होंने ही भारत को वापस एकजुट किया। इनकी शुरुआती राजधानी थानेसर थी, जो आज के हरियाणा में है। अच्छा, थानेसर ही क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे या बफर स्टेट का काम करती थी, ताकि नॉर्थ वेस्ट से जो हुनों के आक्रमण होते थे उन्हें रोका जा सके। और यहीं से भारत को अपना आखिरी महान हिंदू सम्राट मिला, हर्षवर्धना। हाँ, और ध्यान दीजिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट है। चीनी यात्री युआंगजांग और टेक्स्ट आर्य मंजुश्री मुलाकल्पा के हिसाब से इस राजवंश का रिलेशन वैश्य वर्ण से था और इसके फाउंडर का नाम पुष्यभूति था। ओके, ये याद रखने वाली बात है। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस दूसरी स्लाइड में एक गोल्डन लायन और उसके नीचे नीले स्टैंड्स बने हैं। हाँ, तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर, ये पुष्यभूति वंश के लोग जो शुरुआत में कन्नौज के मौखरी राजाओं के सिर्फ सामंत थे यानी फ्यूडिटरीज थे, वो अचानक इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असली श्रेय हर्षवर्धना के पिता प्रभाकर वर्धन को जाता है। ओह, उन्होंने कुछ खास किया था क्या? बिल्कुल, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर से उत्तर पश्चिम के हुणों का पूरी तरह विनाश कर दिया और श्री प्रतापशील जैसी महान उपाधियां धारण की। मतलब उनके टाइम में थानेसर एक सुपर पावर बन चुका था। हाँ, और यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट निकल कर आता है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि प्रभाकर वर्धन को क्या उपाधि दी गई थी, तो उन्हें हुना हरीना केसरी कहा गया है। हुना हरीना केसरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है हुनों रूपी हिरणों के लिए शेर, और यही पॉइंट इस विजुअल में दिख रहे सुनहरे शेर से सीधा जुड़ता है। हाँ, काफी क्लेवर सिंबल है। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ स्लाइड में कुछ सूखी पत्तियां हैं और एक पुराने स्क्रॉल पर 2 क्रॉस की हुई तलवारें हैं। देखने में ही काफी खतरनाक लग रहा है, जैसे कोई भयंकर संकट आने वाला हो। हाँ, क्योंकि अब इस कहानी में एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा मोड़ आता है। 605 एडी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ओह, तो उसके बाद उनके बड़े बेटे गद्दी पर बैठे होंगे। सही कहा, राज्यवर्धन सेकंड गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन तभी सब कुछ पलट जाता है। वेट, ऐसा क्या हुआ अचानक? देखिए, मालवा के राजा देवगुप्ता ने हर्ष के बहनोई यानी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। बाप रे, फिर राज्यवर्धन ने कुछ एक्शन लिया? हाँ, उन्होंने देवगुप्ता को हरा तो दिया, लेकिन गौड़ा यानी बंगाल के राजा शशांक ने छल से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। मतलब एक के बाद एक ट्रेजेडी। और इस वक्त हर्षवर्धना कहाँ थे? इस भयंकर संकट के बीच जब चारों तरफ साजिश थी, सिर्फ 16 साल की उम्र में 606 एडी में हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में? हाँ, और इसका एग्जाम अलर्ट ये है कि इसी धोखे ने हर्षा को मजबूर किया कि वो अपनी बहन को खोजें और थानेसर और कन्नौज को एकजुट करें। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पर भारत के नक्शे के ऊपर 2 सुनहरे हाथों का हैंडशेक दिख रहा है और बंगाल की तरफ एक लाल रंग का अलर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक 16 साल का लड़का इतने ताकतवर दुश्मनों से अकेले कैसे निपटेगा? अगर ताकत कम हो तो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी काम आती है। हर्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी बहन को बचाना और शशांक से बदला लेना। तो उसने डिप्लोमेसी का यूज कैसे किया? उन्होंने तुरंत कामरूपा, जो आज का असम है, वहां के राजा भास्कर वर्मन के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन किया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बहुत स्मार्ट। बिल्कुल, इस स्ट्रैटेजी ने शशांक को पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से घेर लिया। एक 2 फ्रंट वॉर वाली हालत बन गई, जिसके डर से शशांक को पीछे हटना पड़ा। और उनकी बहन? दुश्मन के हटते ही हर्षा ने विंध्या के जंगलों से अपनी बहन राज्यश्री को सही वक्त पर ढूंढ निकाला। और इसका एग्जाम अलर्ट ध्यान रखें, हर्षा और भास्करा वर्मन का गठबंधन प्राचीन भारत की सबसे सफल सैन्य कूटनीतियों में गिना जाता है, जिसने शशांक की ताकत को तोड़ दिया था। वाह, क्या कूटनीति थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस स्लाइड में एक सोने का शतरंज का राजा है, यानी गोल्डन चेस किंग,
और चमकते हुए शीशे के कदम हैं जो सत्ता के शिफ्ट होने को दिखाते हैं। सत्ता का शिफ्ट होना मतलब कैपिटल चेंज। एग्जैक्टली। दुश्मनों से निपटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत थी, तो हर्षा ने अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कन्नौज शिफ्ट कर ली। कन्नौज में ऐसी क्या खास बात थी? कन्नौज गंगा घाटी के बिल्कुल बीचों बीच था, जो व्यापार, कृषि और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, मतलब हर तरह से सेंटर पॉइंट। हाँ, इस शिफ्ट ने कन्नौज को उत्तर भारत की पॉलिटिक्स का नया इंपीरियल सेंटर या पावर हाउस बना दिया, और जो पाटलिपुत्र का प्राचीन गौरव था वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ये तो पूरा ज्योग्राफी ही बदल गया। बिल्कुल। एग्जाम के लिए ध्यान रखें कि हर्ष ने कन्नौज और थानेसर की सेनाओं को आपस में मिला लिया था, जिससे एक विशाल शाही सेना बनी जिसने पूरे उत्तर भारत पर जीत हासिल की। समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ सेंटर में एक चमकता हुआ गोल्डन धर्मचक्र है और उससे जुड़े हुए 5 स्क्रोल्स हैं। चलो इसको जरा ठीक से समझते हैं। ये मुझे एक बिखरे हुए पजल जैसा लग रहा है जिसे हर्ष ने एकजुट किया। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी। उन्होंने पंच भारत यानी 5 इंडियाज के कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर भारत को एकजुट किया। और वो उन्होंने कैसे किया? सबसे पहले अपनी पश्चिमी सीमा को सेव करने के लिए उन्होंने वल्लभी के राजा ध्रुव भट्टा से अपनी बेटी की शादी करा दी। ओ, मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी। हाँ, इससे गुजरात और राजपुताना एरिया में उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो गया। और फिर जैसे ही शशांक की मृत्यु हुई, उन्होंने तुरंत बंगाल और ओडिशा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब उनका कंट्रोल लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर हो गया था। एग्जैक्टली। और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। हर्षा की इन जीतों ने उन्हें साकलोत्तरा पथानाथा यानी संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी ये उपाधि दिलाई। यहाँ तक कि नेपाल और सिंध भी उनके फ्यूडेटरीज यानी सामंत थे। साकलोत्तरा पथानाथा नाम ही काफी हैवी है। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस विजुअल में बीच में एक बड़ा सोने का सिक्का है और उससे जुड़े 5 छोटे सिक्के हैं। ये दरअसल उनके एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है। मेरा माइंड यही सोच रहा था कि बिना इंटरनेट या फोन के इतने विशाल साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होता था। देखिए, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था डायरेक्ट कंट्रोल और दूसरा सामंती व्यवस्था। डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ कहाँ था? जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल, कलिंगा, राजपूताना और गुजरात। यहाँ हर्षा का डायरेक्ट रूल था और सीधे टैक्स वसूला जाता था। और दूसरा हिस्सा? जालंधर, कश्मीर, कामारूपा, सिंध और नेपाल जैसे इलाके सामंतों के अंदर थे। उनको अपने इलाके में आजादी थी, पर सुप्रीम पावर हर्षा के ही पास थी। तो इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या रहा? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हर्षा के टाइम को इंडियन हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के सच्चे उदय का काल माना जाता है। और यही एग्जाम अलर्ट भी है। अच्छा, कैसा एग्जाम अलर्ट? ऑफिशियल्स को कैश सैलरी की जगह भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स देने की प्रथा इसी काल में बढ़ी और आगे चलकर इसी ने क्षेत्रीय राजपूत राज्यों की नींव रखी। मतलब आज जो लैंड दी वो कल को नया स्टेट बन गया। काफी डीप बात है। हाँ। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए इस विजुअल में क्या हो रहा है। एक सोने का हाथी और एक सोने के वरा वाली ढाल आमने सामने हैं और बीच में नर्मदा नदी की पानी की तेज धार है। लगता है हर्षा का आमना सामना किसी बराबर के दुश्मन से होने वाला है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब तक अनबीट रहे हर्षा की जो एक्सपेंशन की इच्छा थी, उसको दक्षिण में चालुक्य वंश के प्रतापी राजा पुलोकेशन द्वितीय ने चैलेंज किया। ओह, यानी उत्तर का स्वामी दक्षिण के स्वामी से टकराया। हाँ, सकलोत्तरापथनाथा हर्षा और दक्षिणापथपति पुलोकेशन के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक भयानक युद्ध हुआ। और इसमें जीता कौन? इस युद्ध में हर्षा की हार हुई और नर्मदा नदी को दोनों एम्पायर्स के बीच की परमानेंट बॉर्डर मान लिया गया। ये बैलेंस ऑफ पावर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दक्षिण की ज्योग्राफी उत्तर की हाथी सेना पर भारी पड़ गया। वाओ, ज्योग्राफी ने हिस्ट्री बदल दी। इसमें याद रखने वाली क्या बात है? एग्जाम अलर्ट ये है कि बोरी के लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये बैटल 619 AD में हुआ था और इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति द्वारा लिखे ऐहोले अभिलेख से मिलती है। अच्छा, ऐहोले इंस्क्रिप्शन, गॉट इट। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर कुछ सोने की मोहरें हैं, एक शाही स्क्रोल है और सोने की इंकपॉट और क्यूल है। चलो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एम्पायर चलाने के लिए हर्षा की जो अपनी अवेंजर्स टीम थी उसमें कौन कौन था? इनकी कैबिनेट में रोल्स काफी वेल डिफाइंड थे। सबसे पहले थे अवंती, जो वॉर और पीस के मिनिस्टर थे, यानी कूटनीति का मेन पिलर। ओके। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? एडमिनिस्ट्रेशन की रीड थे भांडी, जो उनके चीफ सेक्रेटरी थे। और सेना के कमांडर इन चीफ थे सेनाहन। और सेना के डिविजन्स? कैवलरी यानी अश्व सेना के ऑफिसर थे कुंतल। और जो सबसे ताकतवर हाथी सेना थी उसके मुखिया थे स्कंदगुप्ता। और इन सब का खर्च और पब्लिक के लिए काम वो सब कैसे मैनेज होता था? यहाँ हमारा एग्जाम अलर्ट आता है टैक्स सिस्टम पर। कुल उपज का 16वां हिस्सा, जिसे षडभागा कहते थे, वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। बस 16th? हाँ, और उस टोटल टैक्स का भी 1/4 हिस्सा दान और कल्चरल कामों के लिए सेफ रखा जाता था। वाह,
काफी पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम था। अब चलते हैं अगले पेज पर। पर ध्यान दीजिए, इस विजुअल में सोने के कलश में से मोतियों की जगह समुद्र की कौड़ियां गिर रही हैं। मैं भी वही सोच रही थी, सोने के मटके से कौड़ियां क्यों? ये कैसा आर्थिक पतन था? दरअसल उस दौर में सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के व्यापार में बहुत गिरावट आ गई थी। तो इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ा? बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। हर्षा के टाइम में शहरी केंद्रों का पतन शुरू हो गया, मुद्रा अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और लोग लेन देन के लिए कौड़ियों का यूज करने लगे। ओह, इसलिए लोग गांव की तरफ वापस चले गए होंगे। बिल्कुल। इससे एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी का उदय हुआ। और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहा होगा? सोसाइटी तो काफी क्लोज्ड हो गई होगी। हाँ, समाज में जाति व्यवस्था काफी जटिल हो गई, सती प्रथा और दहेज बढ़ा और स्वयंवर की प्रथा लगभग खत्म हो गई। ये तो सैड डेवलपमेंट है। और एग्जाम अलर्ट में क्या है इस स्लाइड से? एग्जाम अलर्ट ध्यान से सुने। इस इकोनॉमिक डिक्लाइन ने सत्ता को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया, जिससे सामंतों की ताकत काफी तेजी से बढ़ गई। समझ आ गया, पैसा कम तो सामंत ज्यादा पावर में। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पर एक बैम्बू बैकपैक है, एक पुराना स्क्रोल है और एक छोटी सुनहरी बुद्धा की मूर्ति है। तो अब बात करते हैं उस दौर के सबसे फेमस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट की। हाँ, चीनी यात्री श्वानज़ेंग की, जिन्होंने 8 सालों तक हर्षवर्धना के दरबार में वक्त बिताया था। और उन्होंने हर्षा के बारे में काफी कुछ लिखा है भी, राइट? बिल्कुल। उन्होंने हर्षा को शिलादित्य कहकर बुलाया था। उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुमंजिला मठों और वहां के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम का काफी डिटेल्ड वर्णन किया है। और इसका हर्षा पर पर्सनली क्या इम्पैक्ट पड़ा? श्वानज़ेंग की ही प्रभाव में आकर हर्षा का झुकाव महायाना बौद्ध धर्म की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। और यहाँ से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट एग्जाम अलर्ट। वो क्या? श्वानज़ेंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है और उनकी मशहूर किताब का नाम सी यू की है, जो इस दौर का सबसे बड़ा सोर्स है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चलते हैं अगले पेज पर। इस विजुअल में एक चमकता हुआ गुलाबी कमल है और उसके ऊपर एक त्रिशूल बना है। ये उनकी रिलीजियस जर्नी को दिखाता है। मतलब त्रिशूल से कमल तक का सफर। हाँ, हर्षा की धार्मिक यात्रा के 3 मेन स्टेप्स थे। पहले स्टेप में वो इंडिविजुअली परमा माहेश्वरा थे, यानी शिव के उपासक। ओके, और दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा करवाई, जिसकी अध्यक्षता श्वेंगजांग ने की। यहाँ से वो महायाना बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। और तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था उनकी कूटनीति। वो प्रयाग में हर 5 साल में मोक्ष परिषद आयोजित करते थे। बौद्ध धर्म को सपोर्ट करना एक तरह से उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी थी, जिससे चाइना से रिश्ते अच्छे हुए। अमेजिंग। इस इवेंट का कोई खास अलर्ट है? बहुत बड़ा अलर्ट है। हर्षा की दानशीलता इतनी महान थी कि मोक्षा परिषद में वो अपने शरीर के पहने हुए कपड़े तक दान कर देते थे। वाओ, अपने कपड़े तक दान कर देना, वाकई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ हवा में तैरते अक्षरों के साथ एक सोने की किताब और सुनहरी कलम बनी है। अक्सर हम राजाओं को सिर्फ तलवार चलाते देखते हैं, तो क्या हर्षा एक राइटर भी थे? हाँ, और काफी कमाल के राइटर थे। वो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक हाई क्लास नाटककार और कवि भी थे। उन्होंने क्या क्या लिखा था? उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा नाम के 3 महान नाटक लिखे। उसके अलावा उन्होंने बुद्ध की वंदना के लिए सुप्रभाता स्तोत्र और अष्टमहाश्री चैत्य स्तोत्र भी लिखे थे। और उनके दरबार में कोई फेमस कवि भी थे क्या? बिल्कुल। उनके दरबारी कवि बाणा भट्ट थे, जिन्होंने हर्षा चरिता और कादंबरी लिखी। इनमें उनके महल का काफी सुंदर वर्णन है। एग्जाम अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? एग्जाम में ये बहुत बार आता है कि हर्षा की किताब रत्नावली में प्राचीन भारत में होली के त्योहार का सबसे पुराना और ऑथेंटिक जिक्र मिलता है। होली का जिक्र? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब समय का पहिया घूमता है। इस स्लाइड में एक चमकता हुआ सोने का एनुअलस है, जिसकी रेत भारत के नक्शे पर गिर रही है। और ये दिखाता है कि उनका वक्त अब खत्म हो रहा है। हाँ, 647 एडी में हर्षवर्धना की मृत्यु हो जाती है और उनके जाते ही उत्तर भारत एक बार फिर भयंकर क्योस और अराजकता में डूब जाता है। क्या उनका कोई वारिस नहीं था गद्दी के लिए? उनके बेटे थे वाग्यावर्धन और कल्याणवर्धन, पर हर्षा के ही एक मंत्री अरुणाश्वा ने सत्ता हथिया ली और दोनों बेटों की हत्या कर दी। बाप रे, ये तो अंदर की ही गद्दारी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाश्वा ने एक चीनी दूत वैंग स्वानजे पर भी हमला किया, जिसके डर से उस दूत ने वापस जाकर मदद मांगी और फिर तिब्बती और नेपाली सेनाओं ने कन्नौज को पूरी तरह रौंद डाला। मतलब पूरा साम्राज्य बिखर गया? बिल्कुल। पूरा एम्पायर छोटे छोटे सामंती राज्यों में टूट गया, जिसने आगे चलकर फेमस त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की नींव रखी। एग्जाम अलर्ट के लिए यही ध्यान रखें कि हर्षा के बाद नॉर्थ इंडिया में सेंट्रलाइज्ड पावर का अंत हो गया और राजपूत्स का उदय हुआ। ये तो काफी सैड एंड था एक गोल्डन एरा का। अब चलते हैं अगले पेज पर। यह हमारी फाइनल स्लाइड है। इसमें एक शानदार पुल है जो एक प्राचीन मंदिर को एक मध्यकालीन किले से जोड़ रहा है। तो इस डीप डाइव से हमें ब्रॉडली क्या समझ आता है? अगर हम इस पूरे इतिहास को बड़े पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हर्षवर्धना को भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट कहा जाता है।
मतलब उन्होंने उत्तर भारत को एक करके रखा, मुस्लिम इन्वेजन आने से ठीक पहले। एग्जैक्टली। कला, साहित्य और डिप्लोमेसी में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका टाइम वो पीरियड था जहां से प्राचीन भारत खत्म होता है और मध्यकालीन सामंतवाद शुरू होता है। तो एग्जाम अलर्ट के लिए इस समरी को कैसे फ्रेम करें? एग्जाम में ये फैक्ट हमेशा फोकस होता है कि हर्षा का साम्राज्य प्राचीन गौरव की आखिरी झलक और मध्यकालीन विखंडन यानी मिडीवल फ्रैगमेंटेशन का प्रारंभिक चरण दोनों था। वाकई ये सफर बहुत ही अमेजिंग था। पर एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर नर्मदा नदी के युद्ध में हर्षा जीत जाते और दक्षिण भारत भी उनके साम्राज्य का हिस्सा बन जाता, तो क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता? ये इतिहास के उन अनसॉल्वेबल सवालों में से एक है जिसका जवाब सोचने पर मजबूर जरूर करता है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।